आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पहला एनसीईआरटी का पॉइंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत चुंबकत्व। क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, देखो हमें जो पहला एनसीईआरटी का पार्ट पढ़ना है उसका नाम क्या है, विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इसके लेकिन देखो बेटा दो पार्ट होते हैं। ठीक है, ये दो पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। एक जो इसका पार्ट बनता है उसे क्या बोलते हो आप, बोलते हो पहला स्थिर विद्युत या वैद्युत बोलते हो। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक। और दूसरा जो बनता है धारा वैद्युत। ठीक है, इसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया बेटा। अभी इस चीज़ को समझना है थोड़ा सा अपने को। ठीक है, अब ये जो पार्ट होगा ये पहला अपने को यूनिट है। ये यूनिट नंबर जो है ये बुक में अपना यूनिट फर्स्ट कहलाएगा। ठीक है, इसमें जो टोटल आएंगे अपने को 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 8 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं। और ये जो यूनिट होता है इसमें 3 चैप्टर होते हैं। आपको हम चैप्टर भी बता दें। पहला जो चैप्टर होता है, ठीक है, पहला होता है क्या, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तथा गास प्रमेय, तथा गास प्रमेय। ठीक है, ये पहला चैप्टर हो गया। ठीक है, दूसरा चैप्टर हो गया विभव या वैद्युत विभव भी बोल सकते हो आप इसको। और तीसरा हो गया तो उसे क्या बोलोगे, वैद्युत धारिता। ठीक है, एक चीज ध्यान देना बेटा, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग बहुत से लोग पहले पढ़ने लगते हैं लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं कि हमें पहला जो बुक होगा उसमें क्या क्या पढ़ना है। ये चीजें मैं आपको बता दूंगा तो आपको 100% कंसेप्ट हो जाएगा कि हमको कितने, पहले जो बुक है वो 35 नंबर 35 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कितने यूनिट होते हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, सारी चीज़ों को मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा और समझते हैं इसको ज़्यादा ब्रीफ में। अब ब्रीफ में ये समझेंगे कि ये जो धारा वैद्युत है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज एट रेस्ट, इसमें जो आवेश स्थिर होता है। इस चैप्टर में क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग, आवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, और इस चैप्टर में क्या होगा, ये जो पॉइंट पढ़ेंगे इसमें क्या हो गया, आवेश क्या होगा, आवेश गतिमान होगा। गतिमान का मतलब वो मूव करेगा। ठीक है ना, इसमें आवेश स्थिर होगा, इसमें आवेश क्या होगा, गतिमान होगा। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा बेटा आप, अब ये भी जो होता है, ये भी होता है, ये अगेन दो पार्ट में बटेगा। ठीक है ना, एक होगा, इसको बोलेंगे हम लोग, इंग्लिश में बोलना होगा तो चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी। ठीक है ना, चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी, इसको क्या बोलोगे हिंदी में, वेग से गतिमान आवेश। वेग से गतिमान आवेश। ठीक है, और ये क्या बोलोगे इसको, ये दूसरा पार्ट जो बनेगा एक्सेलरेटेड चार्ज, इसको हिंदी में क्या बोलोगे, त्वरित आवेश। इसमें आवेश क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, त्वरित होगा। ठीक है,
ये 2 पार्ट में बट गया बेटा। अब देखो इसमें 2 यूनिट बनेगा और इसमें भी 2 यूनिट बनेगा। इसमें 2 यूनिट कौन बनेगा, थोड़ा सा हम इसका डिस्कस कर लें आपसे। तो इसमें जो 2 यूनिट बनेगा बेटा, एक क्या बनेगा अपने पास, पहला बनेगा जो इसके 2 पार्ट होंगे, ठीक है। पहला बनेगा विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। और दूसरा बनेगा चुंबकत्व, ठीक है। ये जो बेटा होगा ये यूनिट क्या कहलाएगा, सेकेंड कहलाएगा, ठीक है। और इससे जो क्वेश्चन आएंगे 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और ये जो होगा यूनिट क्या कहलाएगा, थर्ड कहलाएगा। और ये जो इससे क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये भी बेटा 2 भागों में बटेगा। पहला इसे भाग को आप बोलोगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण। और इसमें जो बनेगा प्रत्यावर्ती, ठीक है, धारा तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और समझा दूं मैं आपको, ये तो आप समझ गए। ये जो है इसको बोलोगे आप यूनिट नंबर है, कितना है यूनिट, ये 4 है। और इससे भी क्वेश्चन जो आएगा 8 मार्क्स का, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और ये जो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, ये 5th हो जाएगा। और इससे टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, मैग्नेटिज्म। क्या बोलोगे इंग्लिश में यदि कोई पूछे तो आपसे, मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे चुंबकत्व। तो इसको क्या बोलोगे आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलोगे इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसको बोलोगे, आपको पता होगा, अल्टरनेटिंग करंट। और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलोगे, ठीक है। इसको एसी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलोगे इंग्लिश में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है बेटा। अब तुम्हें थोड़ा सा मैं इसको और ज़्यादा डिटेल समझा दूं। पहला जो एनसीईआरटी का पार्ट पढ़ना है उसका नाम क्या है, विद्युत चुंबकत्व, जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हो, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है हमको, विद्युत और चुंबक से रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर वैद्युत और दूसरा होता है धारा वैद्युत, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के 3 चैप्टर होते हैं, विद्युत क्षेत्र तथा गास प्रमेय पहला चैप्टर होता है, दूसरा होता है वैद्युत विभव होता है, और तीसरा जो चैप्टर होता है वैद्युत धारिता। ये तीनों को मिला देने पे आपका एक यूनिट बनता है और ये 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। और ये गतिमान आवेश धारा वैद्युत, इसके 4 यूनिट बनते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी, वेग से गतिमान आवेश। और इसके 2 चैप्टर होते हैं, इसमें विद्युत धारा मैग्नेटिज्म आता है। इससे आता है 7 मार्क्स, 7 नंबर के क्वेश्चन, इससे आता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। और ये बनता है यूनिट सेकेंड और ये बनता है यूनिट थर्ड। एसिलेटेड चार्ज त्वरित आवेश, ये 2 चैप्टर में डिवाइड होता है बेटा। पहला था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये यूनिट 4 है, इससे 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और ये प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये यूनिट 5th होता है, इससे 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आइए थोड़ा सा हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हम देखिए कैलकुलेट करेंगे 8 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर, और 15 नंबर, 8 नंबर, 23 नंबर, 23 नंबर, और ये 8 नंबर कितना हो जाएगा, 31 नंबर, और ये 4 नंबर क्या हो जाएगा, 35 नंबर।
मतलब टोटल हमारे पास जो इस बुक से क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि अब आपको समझ गए होंगे कि हमें 5 यूनिट टोटल पढ़ना है। ठीक है, अच्छा बताओ, आपसे कोई पूछेगा विद्युत चुंबकत्व की परिभाषा क्या होगा? विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या, यदि डेफिनेशन कोई पूछेगा तो देखो ये भौतिक विज्ञान का एक शाखा है ना, भौतिक विज्ञान का एक भाग है ना, तो क्या बोलोगे? विद्युत चुंबकत्व भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, विद्युत चुंबकत्व भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर वैद्युत तथा धारा विद्युत का अध्ययन करते हैं, जबकि आवेश स्थिर या गतिमान होता है। मतलब आवेश क्या होगा? या तो स्थिर होगा या तो गतिमान हो, क्योंकि ये दोनों भाग कहाँ से मिलकर बन रहे हैं? विद्युत चुंबकत्व से। ठीक है ना, तो विद्युत चुंबकत्व भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर वैद्युत तथा धारा विद्युत का अध्ययन करते हैं, जबकि आवेश स्थिर या गतिमान होता है। ठीक है, या आप ऐसे ही बोल सकते हो, विद्युत चुंबकत्व भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत क्षेत्र, विभव, धारिता, विद्युत धारा, चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगें संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जबकि आवेश स्थिर या गतिमान हो सकता है। ठीक है, अब आपसे बताओ स्थिर आवेश का, आपसे कोई स्थिर वैद्युत के बारे में पूछेगा तो स्थिर वैद्युत क्या है? ये भी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है ना, तो स्थिर वैद्युत भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत क्षेत्र, गास प्रमेय, विभव तथा वैद्युत धारिता का अध्ययन करते हैं, जबकि आवेश स्थिर होता है। मतलब इसमें जितना पढ़ेंगे हम, आवेश मूव नहीं करेगा, दो जगह आवेश स्टेब्लिश होगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, तो आप इसको बता दोगे। आपसे पूछेगा कोई धारा विद्युत, तो क्या बोलोगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिमान आवेश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, धारा विद्युत कहलाता है। अच्छा बताओ, यदि आपसे कोई पूछेगा दूसरा डेफिनेशन क्या बोलोगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत धारा, चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, ये परिभाषा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा ना। लेकिन आज हम लोग बेटा जो पढ़ेंगे तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने वाले हैं। पहला यूनिट पर स्टार्टिंग करेंगे, स्थिर वैद्युत पढ़ेंगे और डेली लाइफ से आपसे कुछ रिलेटेड हम बातों को बताएंगे, तथ्य को बताएंगे कि करंट कहाँ से, इलेक्ट्रिक जो चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, और चार्ज के मीडियम से ही करंट फॉर्म होता है, चार्ज के द्वारा ही धारा बनता है। तो हम पहले चार्ज के बारे में जानेंगे, चार्ज की उत्पत्ति कैसे हुई, चार्ज में क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, तो सारी चीज़ों को हम समझते हैं। अभी मैंने जो बेसिक चीज़ें बताई इसको थोड़ा सा आप लोग कंसेप्ट करिएगा, और आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, तो बेटा मैंने ये एक कॉपी लिया हुआ है, इसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को लिया है और एक गुब्बारा लिया है, आपको समझाने के लिए कि ये चार्ज कहाँ से प्रोड्यूस होता है, चार्ज कैसे उत्पन्न होता है। अब देख रहे हो, मैं इस बैलून को ले जा रहा हूँ इसके नज़दीक, बैलून को इसके नज़दीक ले जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप देख रहे होंगे कि ये नहीं चिपक रहा है। ठीक है, इसमें कागज़ के टुकड़े नहीं चिपक रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इसको रगड़ रहे हैं, अपने बालों से क्या कर दे रहे हैं, रगड़ रहे हैं, देख रहे हैं। और रगड़ने के बाद इसको ले जाते हैं तो देखिए ये चिपकने लगा। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, चिपकने लगा। ठीक है ना, तो जैसे ही अपने बालों से हम रगड़ते हैं तो ये चिपकने लगा। और इतना ही नहीं, इसको रगड़ोगे जैसे तो इस बोर्ड पे भी ये क्या होगा, इस बोर्ड पे, चूंकि ये इस पे तो नहीं होगा, लेकिन इसे जब वाल पे, दीवार पे चिपकाओगे तो ये चिपक जाएगा, रगड़ने के बाद चिपकेगा। यदि मान लो इसको हम रगड़े नहीं, दीवार पे चिपकाएंगे तो ये गिर जाएगा। तो उसी तरह जैसे ये है ना, तो इसी तरह मैंने इसको यहाँ पे रब किया, और रब करने के बाद यहाँ ले गया, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी क्या हो रही हैं, टुकड़ों को ये क्या कर रहा है, आकर्षित कर ले रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होगा, यदि आपने बाल में यदि तेल लगा होगा तो ऐसा नहीं होगा, अपना बाल सूखा होना चाहिए, सूखे बालों में जब कंघा करोगे तब ऐसा होगा। ठीक है, तो आप मेरे बात को समझ गए होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, जब अपने सूखे बालों में, ठीक है ना, कंघा करते हैं। जैसे ये कंघा है ना, अब इसको किया मैंने, ठीक है, बाल सूखा होना चाहिए, और जैसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास, धूल के कण के पास, ठीक है ना, या तिनकों के पास, घास फूस के तिनकों के पास जैसे ले जाओगे, वैसे ये क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करने लगेगा, खींचने लगेगा। ठीक है ना, हमारे दैनिक जीवन के अनुभव की बात है कि जब हम क्या करते हैं,
जब हम क्या करते हैं, कंघा को सूखे बालों में करते हैं और उस कंघा को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास, धूल के कण के पास ले जाते हैं, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को कंघा क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। और ये जो आकर्षण होता है गुरुत्वाकर्षण से भिन्न होता है, ठीक है ना। भिन्न क्यों होता है बेटा, कि देखो ये जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ोगे, ठीक है ना, दो विद्युत रोधी पदार्थों को आपस में रगड़ोगे तो एक पदार्थ में आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पृथ्वी की केंद्र की ओर कार्य करता है, इसीलिए ये जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, भिन्न होता है। और ये क्षीण बल होता है, मतलब ये भारी पदार्थों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, बहुत हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट करेगा। और ये आकर्षण बहुत देर तक नहीं रहता है, कुछ ही देर बाद समाप्त हो जाता है। जैसे में हमने कंघा किया तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को खींचेगा लेकिन 1 मिनट तक, और उसके बाद यदि करोगे तो उसे अट्रैक्शन, उसका क्या हो जाएगा, आकर्षण बल क्षीण हो जाएगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहले अपने पास 6वीं शताब्दी में एक थेल्स नामक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। सबसे पहले 6वीं शताब्दी में एक थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया, 6वीं शताब्दी में थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जब एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं, एम्बर को ऊन से रगड़ते हैं, ठीक है ना, तो ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचने लगता है, ठीक है ना। तो इनकी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इनके बातों को बहुत नॉर्मल लिया गया और इसको एकदम नॉर्मल समझ के इनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 1000 मतलब 10 ईस्वी बाद 16वीं ईस्वी का मतलब आप समझ गए होंगे 1000 बाद, 16वीं ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था इनका, विलियम गिलबर्ट, ठीक है ना। विलियम गिलबर्ट ने बताया कि केवल एम्बर ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनको रगड़ने पर उनमें भी आकर्षित करने का गुण आ जाता है। बताओ 16वीं शताब्दी में विलियम ने क्या बताया कि केवल एम्बर ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको आपस में रगड़ने पर उनमें भी आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे क्या हो गया, कांच हो गया, एवोनाइट हो गया, रेशम का कपड़ा हो गया, समझ रहे हो, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, सल्फर हो गया, ये सभी को भी आपस में रगड़ने पर इनमें भी आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन 1646 ईस्वी में, ठीक है ना, एक थॉमस ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे, थॉमस, ठीक है, ब्राउन ने बताया कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं और जिस पदार्थ में आकर्षित करने का गुण आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि उस पदार्थ में विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। जब एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ने पर जिस पदार्थ में आकर्षित करने का गुण आ जाता है तो उसे हम कहते हैं कि इसमें विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। अब एक बात को और ज़्यादा थोड़ा सा अच्छे से क्लियरिटी में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत। इसकी जो उत्पत्ति हुई है, याद रखना है अपने को, एम्बर से हुआ है। किसका हुआ है, बार बार आपसे कोई पूछ सकता है कि विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, एम्बर से हुई है। और एक बात बताओ आप लोग, एम्बर जो होता है, जो क्या होता है, एम्बर जो होता है, एम्बर, इसका जो ग्रीक, ठीक है ना, इसका ग्रीक जो नाम है वो क्या है, ग्रीक नाम क्या है, इलेक्ट्रम है, ठीक है ना। इसका ग्रीक नाम क्या है, इलेक्ट्रम है। इलेक्ट्रम से ही बना है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो अपने को याद रहेगा इलेक्ट्रिसिटी या जो विद्युत की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है, एम्बर से हुई है। एम्बर जो होता है ये ग्रीक नाम या इसे कि इसका ग्रीक नाम इलेक्ट्रम होता है, ठीक है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे
कि ये क्या बता रहे हैं, एम्बर का मतलब क्या होता है, एम्बर क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि जो एम्बर होता है, जो ये एम्बर होता है, एम्बर जो है ये एक पदार्थ है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एम्बर एक पदार्थ है जो पीले रंग का रेजनी पदार्थ होता है, पीले रंग का रेजनी पदार्थ होता है। ये पीले रंग का रेजनी पदार्थ है जो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है, बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। आप समझ गए होंगे। बताओ एम्बर क्या होता है? पीले रंग का रेजनी मतलब थोड़ा सा पीले रंग का चमकीला पदार्थ होता है जो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। ठीक है, एम्बर कोई दूसरी चीज नहीं है। तो आप इंट्रोडक्शन समझ गए कैसे इसका उत्पन्न हुआ था कि जब हम लोग अपने सूखे बालों में कंघी करते हैं और उस कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को पास ले जाते हैं, तो कागज उस छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये जो आकर्षण होता है गुरुत्वाकर्षण बल से भिन्न होता है। सबसे पहले इसको 6वीं शताब्दी में थेल्स ने बताया था कि जब एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है ना, लेकिन उनकी बातों को बहुत ध्यान नहीं दिया गया, नॉर्मली लिया गया। लेकिन 16वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट ने बताया कि ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनको आपस में रगड़ने पे भी क्या होता है, वो आपस में रगड़ने पे उनमें भी आकर्षित करने का गुण आ जाता है। हो गया? ये मत समझिएगा ये पैसा वाला लाख नहीं है, ये भी एक पदार्थ होता है। विलियम गिलबर्ट ने बताया कि ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं कि जिनको आपस में रगड़ने पर वो भी एम्बर के समान हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। फिर 1646 ईस्वी में थॉमस ब्राउन ने बताया कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो उस पदार्थ में आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिसे विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब बताइए आपको एक चीज समझ में आ गया होगा ना कि इलेक्ट्रिसिटी या जो विद्युत होता है, इलेक्ट्रिसिटी या जो विद्युत है, ये इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? एम्बर से हुई है। और जो एम्बर होता है इसका ग्रीक नाम क्या है? इलेक्ट्रम है। इलेक्ट्रम से ही इलेक्ट्रिसिटी हो गया है। ठीक है, अब एम्बर क्या होता है? पीले रंग का एक रेजिनी पदार्थ होता है जो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं जैसे हम गुब्बारा ले लेना और गुब्बारे को भी यदि हम अपने सर में अपने ये ह्यूमन स्किन में रगड़ें और रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वो भी इसे आकर्षित करने लगेगा। ठीक है ना, तो आप ये समझ गए कि कहाँ से विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? उत्पन्न होता है। ठीक है, आप ये भी समझ गए कि विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी एम्बर से होता है उत्पन्न, एम्बर शब्द से उत्पत्ति हुई है। और जो एम्बर है पीले रंग का रेजिनी पदार्थ है जो बाल्टिक सागर के क्या होता है? किनारे पाया जाता है। अब इसको एक चीज और मैं समझाने वाला हूं आज आपको कि जो ये आवेश होता है विद्युत, जो अभी इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये विद्युत दो प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपसे थोड़ा डिस्कस किया भी था, तो आज हम लोग क्या बताने वाले हैं आपको? विद्युत के प्रकार, विद्युत के प्रकार। वैसे मैंने अभी समझा दिया था विद्युत के प्रकार, तो ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, अभी मैंने वैसे समझाया था आपको। पहला क्या होता है? स्थिर विद्युत, और दूसरा क्या होता है? धारा विद्युत। ठीक है, एक क्या हो गया? स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। अब दोनों का परिभाषा मैं अभी समझा ही दिया आपको। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। तथा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिमान आवेश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? धारा विद्युत बोलते हैं। ये बहुत बेसिक परिभाषा है जो आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, अब थोड़ा सा आपको आज मुझे समझाना है कि घर्षण विद्युत क्या होता है। क्या समझाना है? घर्षण विद्युत।
अच्छा देखो, घर्षण विद्युत क्या होता है आप समझोगे। देखो जैसे जब हमने अभी क्या किया, हमने ऊन को जब एम्बर से रगड़ा या अपने हेयर से हमने गुब्बारे को रगड़ा, ठीक है ना। जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो किसी भी एक पदार्थ में आकर्षित करने का गुण या खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत कहते हैं। चूंकि यह गुण घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, जब दो पदार्थों में घर्षण कराते हैं तो उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे कुछ लोग घर्षण विद्युत भी कहते हैं। मैंने क्या बताया, जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो किसी एक पदार्थ में आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत कहते हैं। क्योंकि यह गुण किसके कारण आता है, घर्षण के कारण आता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, घर्षण वैद्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। अब एक चीज समझोगे, तुम्हें थोड़ा सा आज बताना है अपने को आवेश के बारे में, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में हमें आवेश जानना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग जानते होंगे, चार्ज बोलते हैं। देखो जो आवेश होता है, आवेश कौन सी राशि है बताओ जल्दी। आवेश जो होती है एक भौतिक राशि है। आवेश एक भौतिक राशि है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई भी पदार्थ में आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तथा वो क्या करती है, तथा वह विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगती है। क्या करने लगती है, बोलोगे आवेश एक क्या है, भौतिक राशि है जिसे प्राप्त कर लेने पर, जिसे अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ में आकर्षित करने का गुण आ जाता है तथा वह विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगती है, ठीक है ना। अच्छा बताओ, आप लोग पढ़े हो आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय होता है। क्या होता है, धारा गुणे समय होता है। अच्छे से समझिएगा। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, यदि आपसे कोई पूछे तो आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो आवेश का एसआई जो मात्रक हो जाएगा, देखो धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, कूलम्ब बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, कूलम्ब, ठीक है ना, कूलम्ब बोलते हैं, ठीक है। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखना आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। और बताओ यदि मैं आपसे पूछ दूं आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, सीजीएस मात्रक याद रखिएगा स्थैत कूलम्ब। क्या लिखोगे, स्थैत कूलम्ब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। या इसे कुछ लोग एब कूलम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब कूलम्ब बोलते हैं, ठीक है ना, एब कूलम्ब बोलते हैं। इसे दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसे दूसरा नाम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय मात्रक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है ना, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है ना। इसे कुछ लोग EMU भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ जाना, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय मात्रक भी बोलते हैं। इसके तीन नाम हैं। सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्थैत कूलम्ब, एब कूलम्ब या विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, बीमी सूत्र कितना हो जाएगा बताओ, बीमी सूत्र क्या हो जाएगा जल्दी बताओ आप लोग। बीमी सूत्र जो लोग थोड़ा भी पढ़ते होंगे उनको पता होगा, चार्ज का बीमी सूत्र, धारा का बीमी सूत्र ए ही होता है और समय का टी होता है, तो इसका बीमी सूत्र AT हो जाएगा। क्योंकि बीमी सूत्र को MLT के टर्म में लिखा जाता है, MLT के पदों में। तो M का पावर 0, L नहीं है तो L का पावर 0, फिर T लिख लो और A लिख लो, ये भी बीमी सूत्र हो गया। चाहे इसको लिख लो, मतलब हमेशा बीमी सूत्र को MLT के फॉर्म में लिखते हैं, MLT के रूप में लिखते हैं। तो जो नहीं है उसको हम लोग क्या कर दिए, 0 मान लिए। अच्छा एक बात बताओ, याद रखना, एक कूलम्ब बराबर जो होता है बेटा 3 × 10 के पावर 9 क्या होता है, स्थैत कूलम्ब होता है। क्या होता है, 3 × 10 के पावर 9 स्थैत कूलम्ब होता है, ठीक है। तो आप समझ गए ना। आवेश का कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या बोलोगे, आवेश एक भौतिक राशि है जिसे प्राप्त करने पर या जिसे प्राप्त कर लेने पर, अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ में आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है। वो छोटे छोटे पदार्थों को खींचने लगता है और तथा यह विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है, ठीक है ना। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। सीजीएस मात्रक स्थैत कूलम्ब, एब कूलम्ब होता है।
या विद्युत चुंबकीय मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। इसका बीमी सूत्र AT होता है या m का पावर 0 L का पावर 0 TA भी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बीमी सूत्र को हमेशा MLT के पदों में लिखते हैं। ठीक है, अब बताओ 1 कूलाम बराबर कितना होता है? 3 × 10 की पावर 9 स्थैतिक कूलाम होता है। मुझे लगता है कि आप मेरे बातों को समझ गए होंगे। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, विद्युतमय या आवेशित पदार्थ के बारे में पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? विद्युतमय या आवेशित पदार्थ क्या होता है। तो अच्छा बताओ, विद्युतमय या आवेशित पदार्थ का मतलब क्या हो गया कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो जिस पदार्थ में आकर्षित करने का गुण आता है तो हम कहते हैं कि वह पदार्थ क्या हो गया? आवेशित हो गया, चार्ज हो गया, विद्युतमय हो गया, उसमें विद्युत आ गया, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो गया। ठीक है ना, ये तो मैं अभी अच्छे से समझा दिया। जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो जिस पदार्थ में आकर्षित करने का गुण आ जाता है तो हम बोलते हैं कि उसमें क्या हो गया? वो क्या हो गया? चार्ज हो गया, मतलब विद्युतमय हो गया, आवेशित हो गया। जैसे अपने मोबाइल को आप क्या करते हो? बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज करते हो तो क्या होता है? वो आवेशित होता है। ठीक है ना। तो वैसे ही अपने को थोड़ा विद्युतमय या आवेशित पदार्थ के बारे में आपको समझाना है कि क्या होता है। ठीक है ना। अच्छा एक चीज बता दो, एक बात बता दो, आप बहुत अच्छे से समझोगे। पहले 2-3 एक्सपेरिमेंट देखते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट देखेंगे क्योंकि मेरे को टारगेट है कि चीज़ों आपको बहुत। पहला एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, हमने क्या लिया? हमने क्या ले लिया? ये हैंगर है। हैंगर का मतलब टांगने वाला, जैसे हैंगर कपड़ा होता है ना, कपड़ा टांगने वाला, वैसे ये हैंगर है। इसमें हमने क्या किया? रेशम को कपड़े ले लिया और उसमें एक हमने कांच का क्या लगा दिया? ये कांच की कोई क्या है? छड़ है। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे बताओ? कांच का छड़, कांच का छड़ हो गया। ये क्या हो गया बताओ बेटा? रेशम का कपड़ा हो गया। ठीक है, अब बताओ इसको, जैसे मैंने एक ले लिया हैंगर पे, हमने एक रेशम के कपड़े से कांच को रगड़ के ऐसे टांग दिया। सेम हमने दूसरा वही चीज लिया, सेम दूसरा चीज हम वही लेंगे। ठीक है, और इसमें भी हमने क्या किया? एक हमने सेम वही चीज अपने को लेना है। ठीक है, ये भी रेशम का कपड़ा हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तो दोनों में जानते हो क्या होता है? दोनों में प्रतिकर्षण बल लगता है। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर जाते हैं। क्या करते हैं? दूर जाते हैं। अब मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको समझाने के लिए, दूसरे एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए हम लोग एक और काम करते हैं। हमने क्या किया? एक हमने फिर हैंगर ले लिया, हैंगर जिसमें टांगना है, लटकन जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ये जो हो जाएगा एबोनाइट की छड़ है। क्या है? एबोनाइट या प्लास्टिक का छड़ है। ठीक है ना, एबोनाइट का छड़ है। ठीक है, हमने क्या किया? इसका एबोनाइट का छड़ ले लिया। ठीक है, ये क्या है? ये जो ऊन है या बिल्ली की खाल, देखो इसको देखो, ध्यान देना, अभी समझा दे रहा हूं इसको भी, तो आप थोड़ा अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, दोनों में हो क्या रहा है समझना। ये भी क्या है? एबोनाइट का छड़ है। अच्छे समझिएगा। ठीक है, हमने क्या किया पहले से समझिएगा। एक हैंगर ले लिया और इसमें ये कोई धागा है, कोई लटकाने के लिए धागा, पतला धागा ले लेना इसको। लेकिन ये क्या है? कांच का छड़ है। इसको हमने रेशम के कपड़े से पहले रगड़ा और कांच के छड़ को टांग दिया। इसको भी हमने हैंगर से ऐसे लटकाया और इसको रेशम के कपड़े से रगड़ना। रगड़ोगे तभी ये होगा। और जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब दोनों के बीच में कौन सा बल लग रहा है? जल्दी बताओ। प्रतिकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है ना, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है ना, मतलब दोनों एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं। ठीक है ना। और यहां भी आप देख रहे हो कि जब हमने क्या किया, अगेन एक हैंगर लिया, एक टांगने वाला लिया और उस धागे से बांध दिया और इसमें क्या किया, ऊन या बिल्ली के खाल से जब एबोनाइट के छड़ को रगड़ोगे, ऊन या बिल्ली के खाल से एबोनाइट के छड़ को रगड़ेंगे
और दूसरा अगेन एबोनाइट का छड़ लेंगे, इसको भी ऊन या बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। देखो जब रगड़ते हैं ना बेटा तो कांच का छड़ जो होता है धनावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ये भी धनावेशित हो गया, ठीक है। और जब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी बताओ, जब हम लोग बिल्ली की खाल या ऊन से एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, ऋणावेशित हो जाता है। तो देख रहे हो ये दोनों समान आवेश है ना, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे बताओ, कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ये देखो तीसरा एक्सपेरिमेंट हम क्या करने वाले हैं, तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने एक हैंगर ले लिया, उसमें एक लटकने के लिए ऐसे ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे ये ले लिया। ये जो है ये क्या है, कांच का छड़ है, ठीक है। अब इसके पास हमने क्या किया बताओ, इसके पास हमने क्या किया, ठीक है ना। तो इसके पास हमने क्या किया, एक और ले लिया, और ये जो है बेटा ध्यान देना है थोड़ा सा, ये जो है ये क्या है, एबोनाइट का छड़ है, ठीक है। एबोनाइट का छड़, या इसे बोल सकते हो बिल्ली की खाल, एबोनाइट की छड़ ले लो या प्लास्टिक की रड ले लो, दोनों से काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना कौन सा बल लगने वाला है, यहाँ पे जो बल लगता है, देखो ये कांच का छड़ है, इसको किससे रगड़ना पड़ेगा, रेशम के कपड़े से रगड़ना पड़ेगा या ऊन से रगड़ना इस रेशम के कपड़े से रगड़ना पड़ेगा। और ये एबोनाइट का छड़, इसे बिल्ली की खाल या ऊन से रगड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रगड़ते हैं ना तो दोनों के बीच में, ठीक है ना, दोनों के बीच में, यहाँ पे जो दोनों के बीच में है, यहाँ पे कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगने लगता है, आकर्षण बल लगता है, ठीक है। दोनों के बीच में यहाँ कौन सा बल लगने लगता है, आकर्षण बल लगने लगता है, ठीक है ना। मैंने क्या समझाया कि देखो इसमें क्या उत्पन्न होता है, आपको मैंने अभी समझाया था, हमेशा जब रेशम के कपड़े को रेशम के कपड़े को कांच से रगड़ोगे तो धनावेश आएगा, और जब बिल्ली की खाल या ऊन से क्या करोगे, एबोनाइट के छड़ को रगड़ोगे तो इसमें क्या आता है, ऋणावेश। अब देख रहे हो ये विपरीत आवेश है ना, तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट में हम आपको क्या समझाना चाहते थे कि जब कहीं भी दो समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मैं समझ रहा हूं आपके मन में एक सवाल होगा, यदि आप पढ़ने के लिए एक्टिव होगे तो, कि सर क्यों नहीं एबोनाइट के छड़ पे प्लस आ जा रहा है और बिल्ली की खाल पे माइनस आ जा रहा है। आप ये भी पूछोगे कि सर इसको रेशम के कपड़े से क्यों नहीं रगड़ रहे हैं, इसको बिल्ली के खाल या ऊन से क्यों रगड़ रहे हैं, इसको हम क्यों नहीं रेशम के कपड़े से रगड़ सकते हैं, इसको हम लोग बिल्ली के खाल या ऊन से क्यों नहीं रगड़ पाते। तो इसका एक ही जवाब है बेटा कि जितने भी पदार्थ होते हैं उनका अलग अलग वो धनावेशित और ऋणावेशित होने की प्रकृति होती है। कुछ पदार्थ होते हैं जो धनावेशित होते हैं और कुछ पदार्थ होते हैं जो ऋणावेशित होते हैं। अब आपसे पूछेगा कोई कि कौन से पदार्थ धनावेशित हैं और कौन सा पदार्थ ऋणावेशित होता है, मतलब उसका नेचर धनावेश और ऋणावेश का होता है। तो पॉजिटिव होने का और निगेटिव होने का नेचर कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये कांच का छड़ है, क्या हो गया, कांच का छड़ हमेशा धनावेशित होगा। कांच का छड़ जितना ये ऊन होता है ना, या बिल्ली का जो खाल है, बिल्ली का खाल, हमारा जो ये बाल है, हमारा जो क्या हो गया बाल, ह्यूमन स्किन, हमारी जो स्किन है त्वचा, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, ये सभी क्या होंगे, ये जो पदार्थें हैं ये सब धनावेशित नेचर होती हैं, ठीक है। तो आप मेरे बातों को समझ गए।
जो हम लोग कारपेट बिछाते हैं ना शादी विवाह में, कारपेट, ठीक है ना, ये भी क्या होता है, धनावेशित होता है, ठीक है ना। ये पदार्थ जो होते हैं इनका नेचर धनावेशित होता है। ऋणावेशित क्या होता है बताओ? एबोनाइट का छड़ हो गया, एबोनाइट का छड़ हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, इसके बाद क्या लिखोगे बताओ? रेशम का कपड़ा हो गया, रेशम का कपड़ा, ये भी क्या है, हमेशा रगड़ोगे तो रेशम का कपड़ा क्या होगा, ऋणावेशित होगा। ये चीज ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे सल्फर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, गोल्ड मतलब सोना समझते हो ना, सिल्वर हो जाएगा। ये सभी जो होती हैं ऐसे बहुत सारी पदार्थें हैं जो क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, ये ऋणावेशित होती है। जब भी रगड़ोगे ना तो ये ऋणावेशित होगा और इन पदार्थों में जो होगा हमेशा धनावेश आएगा। मतलब इस पे जैसे कांच का छड़ है धनावेशित हो गया ना, एबोनाइट का छड़ है क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया है। तो इनका धनावेश और जो ऋणावेश होता है ये पदार्थों के पे डिपेंड करता है कि कौन सा पदार्थ है। तो ये नहीं, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि कांच का छड़ ऋणावेशित हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि एबोनाइट का छड़ क्या हो जाए, धनावेशित हो जाए, ठीक है ना। अब एक चीज और आपको समझा दें कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उदासीन होते हैं, जिनको रगड़ने पे ऐसा कुछ मतलब घटना ये घटित नहीं होता है। जैसे पेपर हो गया, पेपर मैंने अभी बताया ना, प्लास्टिक हो गया, पेपर को रगड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, प्लास्टिक को रगड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, स्टील को रगड़ोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक चीज आप समझ गए कि यदि हम क्या करेंगे, उदासीन पदार्थ कौन कौन सा होता है, पेपर, प्लास्टिक, स्टील। जैसे हम अपने बालों में चम्मच को ले लें, स्टील की चम्मच को रगड़ें और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो स्टील कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए कि पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। देखो बेटा अभी हमने आपको तरह तरह के आवेश के बारे में बताया। अच्छा एक बात बताओ, आपसे कोई धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा पूछेगा तो बता दोगे ना? धनावेश की परिभाषा क्या हो जाता है, धन आवेश की परिभाषा क्या होता है, धनावेश, ठीक है ना। तो धनावेश की कोई परिभाषा पूछेगा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, इंग्लिश में इसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बोलोगे, रेशम के कपड़े से रगड़ा है तो कांच के छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, बता दोगे ना। ऋणावेश की परिभाषा क्या हो जाएगा, जब एबोनाइट के छड़ को बिल्ली की खाल या ऊन से रगड़ते हैं तो एबोनाइट के छड़ पे उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। क्या बोलते हैं मैंने, जब एबोनाइट के छड़ को बिल्ली की खाल या ऊन से रगड़ते हैं तो एबोनाइट के छड़ पे उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। आप मेरे बातों को समझ गए होंगे, ठीक है। और ये जो धनावेशित और ऋणावेशित होने के क्या है, मतलब कौन सा पदार्थ धनावेशित होता है, कौन सा पदार्थ ऋणावेशित होता है। अब आज मैं आपको समझाऊंगा आवेश उत्पत्ति का एक और तरीका कि आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है। अच्छा ये बताओ, आप लोग बहुत अच्छे से ये चीज जानते होंगे, सभी लोग ये बात जानते ही हो, लेकिन फिर भी मैं इस पर डिस्कस करूंगा। देखो आप जानते हो कि जितने भी पदार्थ होते हैं तो पदार्थ में क्या होता है, पदार्थ जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं और जितने भी अणु होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो मान लो एक जैसे अणु है अपने पास, तो ये क्या हो गया, ये अणु का जो होता है नाभिक कहलाता है। इसके किनारे किनारे ऐसे क्या होते हैं, कक्षा होती है, ऑर्बिट्स होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो मान लो इसमें क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसमें घूमते रहते हैं, ठीक है। अब मत बोलना कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है या अपवाऊ के नियम से भरता है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको समझा देना कि ये कैसे घूमते हैं, ठीक है। ये ऐसे कहीं घूमते रहते हैं इस कक्षा में, ठीक है, ठीक है, ऐसे घूमते रहते हैं। आप सभी लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और एक चीज आप बहुत अच्छे से और भी जानते हो, ठीक है ना, ये जो भाग होता है इसे नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
इसे नाभिक इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्लस का चिन्ह आप देख रहे हो, ये इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, मतलब धनावेश होता है। और ये जो दिखाई आपको दे रहा है, ये जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु के जो नाभिक होता है, तो नाभिक में क्या होता है, जो नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं उसके चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, रिवॉल्व करता है, इस डायरेक्शन में कुछ ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ये रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो देखो, जैसे मैंने अभी समझाया कि जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। तो देखो, जितना धनावेश कांच के छड़ में होगा ना, उतना ऋणावेश रेशम के कपड़े में होगा। मतलब धनावेश और ऋणावेश की मात्रा हमेशा क्या होती है, समान होती है। इसीलिए परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। ये चीज अपने को समझना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, देख रहे हो ये नाभिक के जो पास वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत अधिक आकर्षण बल से नाभिक से जुड़े होते हैं। क्योंकि ये निगेटिव पॉजिटिव बहुत ज्यादा आकर्षण बल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद देखो, सबसे जो कम आकर्षण बल से जुड़े हैं, ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो क्या है, सबसे कम आकर्षण बल से, जो वीक अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट है, मतलब बहुत कम आकर्षण बल से जुड़े हैं। तो जैसे इनको हम किसी पदार्थ से इस पदार्थ को रब करेंगे, तो ये बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कूदकर दूसरे कक्षा में चले जाते हैं, मतलब दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। तो इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन को आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हो, इलेक्ट्रॉन बोलते हो। क्या बोलते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो एकदम क्या होते हैं, मतलब अपने जगह से हिल नहीं सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो बद्ध इलेक्ट्रॉन अपने ही स्थान पे गति करते हैं, ये बहुत तीव्र आकर्षण बल से बंधे होते हैं। ये भी बद्ध इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो उसके बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कूदकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो जिस पदार्थ में कूदकर चले जाते हैं, अच्छा बताओ, ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कूद रहे हैं ना, इसीलिए इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे मेरे आपको समझाने के लिए मैं बताऊं, जितना इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मान लो एक अपने पास ए नाम का पदार्थ है, ए नाम का कोई पदार्थ है, तो इसके अंदर यदि 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो 5 क्या होगा, प्रोटॉन भी होगा। अब मान लो इसे आपने किसी, इसको बी नामक पदार्थ से रगड़ा, ये ए पदार्थ है, इसको आपने बी पदार्थ से रगड़ा, तो इससे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर हो गया। तो अब बताओ, इसके पास 5 में से 1 चला गया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा। तो प्रोटॉन भी कितना बचना चाहिए, 4, लेकिन प्रोटॉन कितना है, 5। तो इस पदार्थ में क्या हो गया, एक धनावेश क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। यदि इस पदार्थ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता तो 2 धनावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। अब बताओ, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बी नामक पदार्थ में चला गया, कहाँ जा रहा है, ये बी नामक, ए को जब बी से रगड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर बी में चला गया। तो जब ए से निकलकर बी में चला गया तो बी पर क्या हो जाएगा, यदि पहले मान लो 4 इलेक्ट्रॉन बी पर था तो प्रोटॉन भी कितना था, 4। अब एक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो प्रोटॉन भी 4 होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन भी 4 होना चाहिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो एक ज्यादा है ना, मतलब एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण आवेश होता है। मतलब एक बात को आप समझ गए होंगे कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह पदार्थ धनावेशित होता है, तथा जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, फलस्वरूप वह पदार्थ क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। फिर समझ गए ना, जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, फलस्वरूप वह पदार्थ धनावेशित होता है, तथा जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, फलस्वरूप वो ऋणावेशित हो जाता है। अब एक बात बताओ, मेरे को थोड़ा समझाइए आप लोग कि मैं मान लूँ कि हाँ भाई आप लोग पढ़ रहे हो और आप समझ रहे हो। मान लो कोई एक सी नामक का पदार्थ है, इससे क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो बताओ सी पे क्या हो जाएगा, जितना प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन था, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो मतलब 2 धनावेश प्रोटॉन ज्यादा हो गया।
तो यहाँ पे 2 प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब मान लो ये D नामक पदार्थ में चला गया, भाई जब एक पदार्थ से निकलेगा तो किसी ना किसी पदार्थ में ये जाएगा, तो D पे क्या हो गया 2 आ गया, तो इसे 2 माइनस हो गया, मतलब इसमें कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी हो गई, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए, ठीक है। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं +2 पहले लिखते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब एक बात बताओ, ये एक बार नीट का क्वेश्चन है कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं, आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण क्यों है। यहाँ पे देखो, ये जब रगड़ा है ना, जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़े हो तभी आवेश उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चला गया। तो आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। यदि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होंगे तो आवेश उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है ना। आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो क्यों इलेक्ट्रॉन ही जंप करता है, प्रोटॉन क्यों नहीं जाता है। जैसे मैंने इसको रगड़ा ना, तो यहाँ दोनों जगह सभी जगह से इलेक्ट्रॉन ही कूद रहा है, इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, प्रोटॉन को भी तो जाना चाहिए ना बेटा। लेकिन मैंने आपको अभी समझाया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, इसका जो मास होता है, इसका 9.1 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है -31 kg होता है। इसको यदि आप लिखोगे तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर 28 ग्राम लिख सकते हो, ठीक है। और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। कितना होता है 7 kg होता है। और बताओ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। और यही जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है क्या होता है +1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। मतलब आप एक चीज समझ गए होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, दोनों पर आवेश का जो परिमाण होता है वो समान होता है, समान परिमाण के आवेश होते हैं। विपरीत होता है, एक पर निगेटिव होता है, एक पर पॉजिटिव होता है। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो क्यों इलेक्ट्रॉन ही कूदता है, प्रोटॉन क्यों नहीं जाता है। तो देखो आपको मैंने बताया था कि ये जो विद्युत बल होता है, विद्युत बल क्या है, एक क्षीण बल होता है, बहुत देर तक ये नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है। क्या होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये देखो ये प्रोटॉन का द्रव्यमान 10 के पावर -27 kg है। 27 ज्यादा है और 31 कम है, तो हल्का कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो जब ये चूंकि क्या है, एक तीक्ष्ण बल होता है, हल्के पदार्थ को आकर्षित करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकता है, प्रोटॉन को आकर्षित नहीं करता है। मतलब आवेश की उत्पत्ति में मुख्य कारण कौन क्या होता है, उनके द्रव्यमानों के कारण होता है, ठीक है ना। यदि द्रव्यमान ना हो तो ये अस्तित्व ही नहीं रखेगा, ठीक है ना। तो मतलब अपने को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, इसीलिए पदार्थ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही हमेशा जंप करता है। अच्छा बताओ सबसे अच्छा चालक और कुचालक की परिभाषा। देखो किसी पदार्थ में जो धारा का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि ज्यादा होंगे किसी पदार्थ में तो धारा बहुत आसानी से प्रवाहित होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो धारा बहुत कठिनाई से प्रवेश होगा, ठीक है। सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी होता है, क्योंकि चांदी सिल्वर में सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा ठीक है ना। अच्छा बताओ इसके आधार पे हम पदार्थों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक हो गया चालक, ठीक है, इसको कंडक्टर बोलेंगे, और एक हो गया क्या, कुचालक। तो अच्छा बताओ चालक क्या हो गया, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है चालक कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है ना, ये सभी क्या है, चालक हो गया। कुचालक क्या हो गया, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, पेपर, इन सब में धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसीलिए इसे कुचालक कहते हैं, ठीक है। तो आज मुझे लगता है कि आप मेरे बहुत बेसिक बातों को समझ गए होंगे। मैंने बहुत इंट्रोडक्शन आपको दिया है, अभी आऊँगा तो हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, ये आप नोट करिएगा, ये लेक्चर फर्स्ट है अपना, लेक्चर सेकेंड आएंगे तो उसमें हम और भी आपको इसके बारे में डिटेल चीज़ों को बताएंगे और भी कोशिश करेंगे कि अच्छे से बताएं। तो आप लोग देखिए आज हम लोगों ने जो जो पढ़ा है तो उसका हम लोग एक छोटा सा क्या करते हैं, हम लोग उसका एक पार्ट देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक चीज़ देखना चाहते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है कि विद्युत चुंबकत्व तो क्या होता है, ये रिमार्क पढ़ा है। इसके बाद हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा है, हमने देखा है कि
जो भी है अपना एक बार थोड़ा सा आप मैचिंग करते रहिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने आज सब पढ़ा हुआ है, तो ये सब आप लोग एक बार देखिएगा और ये सारा वीडियो को आप शेयर करिए, बताइए अपने दोस्तों को, क्योंकि देखो हम लोग आपको चाहते हैं कि हर बच्चा ये सब पढ़े, हर बच्चे से नॉलेज हो, सब लोग शिक्षित हो और पूरा अपने समाज का विकास हो सके। इसीलिए अपने दोस्तों को बताइए। हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं और आप लोगों के प्यार के कारण ही आज हम लोग इस पैनल पे पढ़ा रहे हैं। और जैसे आप लोग आज 14-15 सालों से हम लोगों का सपोर्ट किए हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और कोशिश करेंगे आपको हर पॉइंट को कवर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।